Hello friends, today I shall discuss an interrogative sentence of present perfect continuous। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करूँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत दो प्रकार के वाक्य आते हैं। एक आता है जिसको कहा जाता है मुख्य प्रश्नवाचक और दूसरा होता है सहायक प्रश्नवाचक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य पर हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात जो है सहायक प्रश्नवाचक वाक्य पर हम चर्चा करेंगे। तो इन सहायक प्रश्नवाचक और मुख्य प्रश्नवाचक में जो अंतर होता है उसको आप देखिए और इसके पश्चात जो है हम वाक्य को जो है सॉल्व करेंगे आपके समक्ष। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो हैज़ बीन होती है और हैव बीन होती है। हैज़ बीन और हैव बीन, इसमें दो प्रकार के टाइम भी आते हैं, निश्चित टाइम आता है और अनिश्चित टाइम आता है। निश्चित समय आता है और निश्चित समय आता है और अनिश्चित समय आता है। ये निश्चित समय और निश्चित समय में क्या अंतर है, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, तो इनको भी हम जो है आपके समक्ष चर्चा करके पुनः हम रिवाइज करेंगे। तो उसके पहले हम आप देखते हैं कि ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि हर टेंस के अंतर्गत, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, सभी में तीन जो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, उस सेंटेंस में जो तीसरा सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं। एक को कहा जाता है मुख्य प्रश्नवाचक। चूँकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैटेगराइज जो किया गया है, जो श्रेणी की बताई गई है, उसमें दो श्रेणी है, एक है मुख्य प्रश्नवाचक और दूसरा है सहायक प्रश्नवाचक। तो आप दोनों वाक्यों को, मतलब आप प्रश्नवाचक तो कह सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ट्रांसलेट करने की बात करेंगे, तो उसमें आपको जो है वो क्लेसिफाई करना पड़ेगा, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक क्या है। तो उसको थोड़ा सा हमने श्रेणीबद्ध किया है कि यदि, क्या, क्यों। चूँकि अंतिम टेंस है प्रेजेंट टेंस का, इसलिए थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने से आपको बहुत फ़ायदे होंगे। यदि, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में हों तो ये नियम है। तो दूसरा मतलब ये क्या होता है, यदि ये कहा जा रहा है कि यदि ये शब्द वाक्य के बीच में हों तो इसमें क्या होता है, तो सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में एक ही सहायक क्रिया आएगी, आप जान लीजिए, हैज आएगी या तो हैव आएगा, हैज या हैव। आप यह भी कह सकते हैं, यहाँ पर सहायक क्रिया न कह करके आप ये कह सकते हैं कि सहायक क्रिया में हैज या हैव आएगा, प्लस कर्ता, प्लस बीन, प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस सिंस या फॉर। इतना इसका नियम होता है। इसके नियम मतलब जो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको ये बताया जाता है कि ये शब्द जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि वाक्य के बीच में हो। मतलब कि वाक्य के बीच में आने पर, वाक्य प्रारंभ में आने पर इनमें अंतर हो जाता है, इनके रूल्स में अंतर हो जाता है, इनकी पहचान में अंतर हो जाता है, इनके अनुवाद करने के नियम में अंतर हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि यदि क्या क्यों कहाँ कब कैसे इत्यादि शब्द वाक्य अगर बीच में आए हों तो ये मुख्य प्रश्नवाचक मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। और यदि ये ये शब्द जो है अभी बाद में बताऊंगा सहायक प्रश्नवाचक में, यदि प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ हो तो दूसरी स्थिति होती है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य को हल कर रहे हैं हम। उसका भाई सुबह से क्या खा रहा है। उसका भाई सुबह से क्या खा रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या शब्द जो है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो बीच में आ गया है। ये देखिए वाक्य के बीच में है ये शब्द। जब वाक्य के बीच में रहता है तो इसको कहा जाता है कि वाक्य कैसा वाक्य है, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आप देख सकते हैं कि जब वाक्य के बीच में है तो उसमें क्या नियम है, सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द। तो मुख्य प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हाट है। अब इसके बाद सहायक क्रिया में हैज या हैव आएगा। अब इसको आपको निश्चित करने के लिए, इसको डिसाइड करने के लिए कि यहाँ पर हैज लिखा जाएगा कि हैव लिखा जाएगा, तो आपको जो है कर्ता के पास जाना पड़ेगा। तो वाक्य में कर्ता क्या है, उसका भाई। ये किसको इंडिकेट करता है, सिंगुलर नंबर को इंडिकेट करता है। तो जब ये सिंगुलर नंबर को इंडिकेट करता है तो हैज होगा। तो आपने यहाँ देखा कि ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य जो है मतलब कि यहाँ पर व्हाट लिखा गया, व्हाट के बाद अब हैज और हैव का प्रयोग करना है। तो आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखा कि यहाँ पर एक वचन करता है, इसलिए क्या हो गया, व्हाट हैज। इसके बाद होगा हिज ब्रदर, ये है अनुवाद करने का जो क्रम है। व्हाट हैज हिज ब्रदर बीन। अब यहाँ पर खाने की अंग्रेजी होती है ईट, तो उसमें क्या हो जाएगा, ईटिंग। व्हाट हैज हिज ब्रदर ईटिंग। अब कब से, सिंस मॉर्निंग। आप इसमें देख सकते हैं कि सिंस मॉर्निंग क्यों हो रहा है। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में चर्चा किया है कि जैसे सुबह से, शाम से, रात से, दिन से, आज से, कल से, जनवरी से, फरवरी से, सोमवार से, मंगलवार से, ईस्वी के सनों से इत्यादि के पहले मतलब इत्यादि के साथ जो है निश्चित सिंस का प्रयोग किया जाता है, निश्चित टाइम के अंतर्गत सिंस का प्रयोग किया जाता है। बाकी जैसे 2 घंटे से, 1 घंटे से, आधे घंटे से, 2 मिनट से, 2 वर्ष से, 2 माह से इत्यादि के साथ जो है फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सिंस के अंतर को आप समझ रहे हैं कि सिंस यहाँ पर क्यों लगाया जाता है। हम आप अब इसी को दूसरे वाक्य में हम देखते हैं। दूसरा वाक्य इसका देखते हैं हम कि उसका मित्र 1 माह से अपना काम नहीं कर रहा है। अपना काम क्यों कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका मित्र 1 माह से अपना काम क्यों कर रहा है। यहाँ क्यों कर रहा है, अब ये देख सकते हैं कि उसका मित्र 1 माह से अपना काम क्यों कर रहा है। अब यहाँ पर बीच में जैसा कि जो शर्त बताई गई है कि यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में हों तो मुख्य प्रश्नवाचक होता है। तो आप इससे देख करके ये पता लगा सकते हैं, आप इससे देख करके ये जान सकते हैं कि वाक्य मुख्य प्रश्नवाचक है कि सहायक प्रश्नवाचक। जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत 2 प्रश्नवाचक वाक्यों की बात की जाती है। 2 प्रश्नवाचक वाक्य जो है रेज करते हैं, 2 प्रश्नवाचक वाक्य जो है सामने आते हैं। चूँकि प्रश्नवाचक की बात करके हम प्रश्नवाचक के रूल्स को अगर एक ही में बता दें, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्यों को एक ही प्रकार के नियम से बनाया जाता है, तो स्टूडेंट को ये समझने में परेशानी होती है। इसलिए मैंने उसको कैटेगराइज करके, जैसा कि नियम है, व्याकरणविदों ने ऐसा बताया है कि 2 प्रकार के वाक्य होते हैं, दोनों की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होती है, दोनों के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो इस रूल्स के अंतर्गत आप ये देख रहे हैं कि अभी हम मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों की चर्चा करते हुए हम आपको
सिंस और फार का अंतर और निश्चित समय का अंतर, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य और सहायक प्रश्नवाचकों का अंतर कि दोनों में क्या अंतर है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसी चर्चा के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं, जैसे इसमें वाक्य है उसका मित्र 1 माह से काम क्यों कर रहा है, तो अब यहाँ पर सर्वप्रथम क्या होगा, व्हाई होगा, क्योंकि ये बता रहे हैं कि सर्वप्रथम क्या होता है, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब वाक्यों में जो मुख्य प्रश्नवाचक शब्द होता है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो मैंने पहले लिख दिया, ये बहुत ईजी हो गया। अब इसके अनुसार यहाँ पर एक हैज और है, मतलब हैज बिन दो प्रकार की सहायक क्रिया हैं। तो हैज बिन और हैव बिन को आधा लिखा जाता, मतलब कि हैज लिखा जाएगा या तो हैव लिखा जाएगा प्लस कर्ता लिखा जाएगा। तो अब यहाँ उसके मित्र को इसको आइडेंटिफाई करेंगे आप, तो क्या निकलेगा, सिंगुलर नंबर होगा। तो व्हाई हैज, अब यहाँ पर हैज इसलिए हो गया क्योंकि कर्ता एक वचन है, व्हाई हैज हिज फ्रेंड, अब यहाँ पर आ जाएगा बीन। अब इसके बाद क्यों कर रहा है, व्हाई हैज हिज फ्रेंड बीन डूइंग वर्क। अब व्हाई हैज हिज फ्रेंड बीन डूइंग वर्क, डूइंग हिज वर्क है, यहाँ पर अपना है, हिज वर्क। अब यहाँ पर आ गया 1 माह से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 माह का जो अंतर होता है 2 माह का, 1 माह का 1 वर्ष 2 वर्ष, इसमें क्या हो जाएगा, फॉर 1 मंथ। देखिए अब यहाँ पर जो है फॉर 1 मंथ का जो अंतर है उसको आप समझिए। यहाँ पर सिंस क्यों नहीं हो गया, ये एक प्रकार से प्रश्न बन रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे 1 माह की मैं बात करता हूँ, ये सितंबर का महीना, अगस्त का महीना चल रहा है, मैं कहूँ कि मैं 1 माह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कहूँ कि मैं 1 माह से ग्रामर व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, तो 1 माह का जो आकलन आप करेंगे, 1 माह की जो गेसिंग आप करेंगे वो चला जाएगा किसमें, जुलाई में। तो जुलाई से 1 माह माना जाएगा। तो यहाँ पर आपने जुलाई नहीं लिखा क्योंकि आपने सर्टेन टाइम को शो नहीं किया। जुलाई को यदि कर देते तो आप 12 मंथ में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जुलाई एक ही बार आता है, इसलिए जो जुलाई है वो क्या हो जाता, निश्चित हो जाता। अब आपने उस मंथ को कंसीडर न कर पाए, मंथ को सर्टिफाई नहीं कर पाए, मंथ को सर्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने 1 माह कर दिया। तो अगर हम इसको सितंबर पहुंच जाएंगे तो अगस्त से बात समझेंगे, और अक्टूबर में पहुंच जाएंगे तो सितंबर से इसको कंसीडर करेंगे, और नवंबर में पहुंच जाएंगे तो अक्टूबर में कंसीडर करेंगे। इसलिए इसका जो दायरा है वो निश्चित नहीं हो पा रहा है। यदि आप इसको सितंबर कह देंगे, यदि आप इसको जुलाई कह देंगे, यदि आप इसको जून कह देंगे, तो ये सर्टेन कंसीडरिंग हो गई, निश्चित टाइम की बात की जाती है, इसलिए ये जो है वो अनिश्चित टाइम है। 1 माह से ये क्या है, अनिश्चित टाइम है। अब हम दूसरे वाक्य को देखते हैं। दूसरे वाक्य का मतलब एक तीसरा जो इसके अंतर्गत एक और वाक्य को हम देख रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि तुम उसे जनवरी से तुम उसे जनवरी से क्यों पीट रहे हो, तुम उसे जनवरी से क्यों पीट रहे हो। अब यहाँ पर फिर देखते हैं कि वाक्य अंतर्गत क्या आया है, क्यों शब्द आया है। जब क्यों शब्द आया है तो इसका जब अपन बात करने प्रारंभ करेंगे तो सर्वप्रथम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो हो आ जाएगा व्हाई। अब यहाँ पर हम निश्चित अनिश्चित के कर्ता के अकॉर्डिंग तुम उसे, देखिए यहाँ कर्ता और कर्म दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हैव लिखा जाएगा, हैज लिखा जाएगा, इसको आप सर्टिफाई करिए। कर्ता के पास जब आप पहुँचेंगे तो कर्ता क्या है, यू है। जब कर्ता यू है तो जैसा कि यू के साथ क्या किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का। तो यहाँ हो जाएगा व्हाई हैव यू, अब आ जाएगा बीन, व्हाई हैव यू बीन बीटिंग, बीट मीन्स पीटना होता है तो उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, बीटिंग हिम माने उसे। अब जनवरी से, जनवरी चूँकि 12 महीने में एक ही बार आती है, जनवरी ये निश्चित टाइम के अंतर्गत आएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस जनवरी बन गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य है, जो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य है उसको किस प्रकार से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य का क्या नियम है, वो कैसे हल किया जाता है, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य को आप कैसे पहचान पाएंगे, इन सब चीज़ों को इसमें दिखाया गया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत जो एक्सरसाइज, जो एग्जाम्पल्स, जो उसके रूल्स, जो उसके यूज जो आपको दिखाए गए उसमें आप सीख गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि उसको जान गए होंगे, क्योंकि मैंने इनको बहुत ही सरलतम तरीके से, सरलतम वे मतलब बहुत सरल वे में मैंने आपके समक्ष जो है प्रस्तुत किया है। जो है इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य को जो है अंडरस्टैंड मतलब समझ गए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इन बचे हुए वाक्यों को जो आपके टेक्स्ट बुक में हैं, जो और अन्य प्रकार से वाक्य आपके समक्ष आएंगे उसको हल कर लेंगे। जैसा कि मैं शुरू में बताया हूँ कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा होती है जो इंटरनेशनल यूज इसका है, इसको आप मतलब सीख करके, वाक्यों को सीख करके आप जो है बहुत मतलब फ्लुएंटली अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, फराटेदार अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। इनके वाक्यों को, इनके नियम पर बनाए गए वाक्यों को आप हल करिए, उसको नियम के अंतर्गत उसको समझ करके उसमें रूल्स लगाइए, उसमें सहायक क्रिया का प्रयोग करिए, तो जा कर के आप उस प्रकार के कई वाक्यों को हल करना सीख जाएंगे। तो अब इसी क्रम में हम जो है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों को समाप्त करने के पश्चात हम सहायक प्रश्नवाचक वाक्य पर चर्चा करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स, उसके नियम को हम दिखाते हैं। तो सर्वप्रथम जो है हम सहायक प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे पहचानते हैं, वाक्य में कैसे किस स्थान पर रहता है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी हम पहचान ही लिखते हैं। यदि सहायक प्रश्नवाचक की बात करते हैं, यदि क्या पोस्ट में प्रश्नवाचक शब्द, यदि क्या पोस्ट में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो, के प्रारंभ में हो तो सर्वप्रथम, अब यहाँ लिखा जा रहा है सर्वप्रथम सहायक क्रिया, मतलब ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है थोड़ा सा लंबा है। सहायक क्रिया में आप केवल और केवल लिखेंगे हैज या हैव, दोनों सहायक क्रिया एक साथ नहीं लिखी जाएगी। हैज या हैव प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का मतलब होता है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फार, ये इसकी गति होती है, इसके क्रम में ये लिखा जाता है सिंस या फार। तो आप देख रहे हैं कि इसकी पहचान क्या होती है कि यदि क्या शब्द या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, जैसा कि इसमें आपने देखा कि किस में हो वाक्य शब्द, बीच में हो तो वाक्य बनाने की जो स्थिति होती है वो दूसरी होती है। जैसा कि आप सहायक क्रिया देख रहे हैं, इस टेंस की जो सहायक क्रिया है वो हैज बीन है और हैव बीन है, हैज बीन है और हैव बीन है। ये किसके साथ प्रयोग की जाती है, इसको आप देख लीजिए। ये आई और वी के साथ, आई वी यू दे के साथ, और ये होती है ही सी इट के साथ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो सहायक क्रियाओं का जो अंतर है, इसमें किसके साथ कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। और इसके बाद एक चीज़ इसमें और आता है जो क्या कहते हैं, सिंस टाइम आता है, सिंस का प्रयोग आएगा और फार का प्रयोग आता है। इसके अंतर्गत निश्चित टाइम, निश्चित समय होता है और इसके अंतर्गत अनिश्चित समय होता है। इन सब चीज़ों को जो है जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिना इसके जो है वाक्य को पूर्ण रूप से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि सहायक प्रश्नवाचक और मुख्य प्रश्नवाचक दो वाक्यों की बात मैंने किया।
मुख्य प्रश्नवाचक को मैंने एक्सप्लेन किया, मुख्य प्रश्नवाचक को आप समझ गए होंगे। अब हम सहायक प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं। तो सहायक प्रश्नवाचक क्या होता है? सहायक प्रश्नवाचक वह वाक्य होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य प्रारंभ में ही रहता है, और जब उसका आप अनुवाद करने लगते हैं तो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य का नियम उसमें नहीं लगता है, बल्कि इसका एक दूसरा नियम होता है। वो नियम है कि सर्वप्रथम सहायक क्रिया लिखी जाती है। तो इसमें क्या है वाक्य, आप देखिए, क्या रात से वर्षा हो रही है। अब देखिए, चूँकि ये भी जैसा कि मैंने चर्चा किया कि रहा है, रही है, इसमें भी आता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तब होता है, इसमें जो वाक्य होता है वो समय के साथ आता है। वाक्य जो होता है वो किसके साथ आता है? समय के साथ आता है। समय के साथ वाक्य जो आता है वो जो है होता है ना, बस 10 मिनट और। क्या रात से वर्षा हो रही है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, वाक्य में क्या शब्द जो है वो प्रारंभ में आया है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे यहाँ वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लिखा है, तो वो जो है क्या की अंग्रेजी खोजने लगते हैं कि ये जो क्या शब्द है इसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखी जाएगी। तो जैसा कि ये नियम नहीं है, उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन मतलब कि उस वाक्य की पहचान के अंतर्गत जो नियम आता है उसी को आप लिख सकते हैं, दूसरा नहीं लिख सकते हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं नियम को और क्या की अंग्रेजी से वाक्य को आपने प्रारंभ कर दिया है, तो वाक्य बिल्कुल और बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लिखी जाएगी, बल्कि क्या होगा, इसको आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि एक सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य में सर्वप्रथम सहायक क्रिया लिखी जाती है। तो इसलिए इसमें रात से और वर्षा इसमें कर्ता भी नहीं है। जब कर्ता भी नहीं है तो इसमें एक नियम होता है कि छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, वर्षा ऋतु, मौसम, जैसा कि आपने देयर और इट के प्रयोग में मैं चर्चा किया था पिछले वीडियो में कि जो वर्षा होती है, ठीक है, तो वर्षा होती है तो उसका अनुवाद कैसे हम प्रारंभ करेंगे। तो उसमें ये नियम होता है कि जब कर्ता वहाँ पर नहीं है तो इसमें है कि छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, वर्षा ऋतु इत्यादि के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सर्वप्रथम क्या लिखूँगा? ईट। लेकिन ईट के पहले, ईट लिखने से पहले हम इसको ये देखेंगे कि ईट जो है वो एक वचन है कि बहुवचन है। तो यहाँ पर ईट जो है एक वचन किस अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज ईट, इसके बाद हो जाएगा बीन, इसके बाद वर्षा होने की अंग्रेजी हो जाएगी RAIN, हैज इट बीन रेनिंग। अब यहाँ पर है रात से, रात एक ही बार आती है, सिंस नाइट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वाक्य किस प्रकार से हल हो रहा है। और दूसरा वाक्य हम दिखाते हैं आपको। दूसरा वाक्य ये है कि वाक्य में जो है क्या कहते हैं कि, तो इस प्रकार से दूसरा वाक्य आप देखिए, क्या, देखिए वाक्य लिख, क्या किसान 2 माह से खेत में हल जोत रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा तो किसान है, लेकिन इसकी सहायक क्रिया से मतलब वाक्य के अंत से जो है ये पता चल रहा है कि वाक्य जो है ये जो करता है वो बहुवचन है। देखिए जैसे क्या किसान 2 माह से खेत में हल चला रहे हैं। अब देखिए कभी कभी जो है वाक्य को देखने से, जैसे यहाँ पर किसान शब्द लिखा है, किसान, किसानों नहीं लिखा है, इसलिए एक वचन का प्रतीक है ज़रूर, लेकिन वाक्य के अंत के जो संकेत हो रहे हैं उससे ये लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन में है। आप देखिए यहाँ लिखा किसान है, लेकिन यहाँ रहे हैं आया है, इसका तात्पर्य ये होता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर में है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हैज न लिख करके मैं लिखूँगा हैव, हैव द प्लाऊमैन, PLOUGHMEN। अब जो देखिए हैव द प्लाऊमैन या द फार्मर्स भी आप लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है। हैव द प्लाऊमैन बीन, अब प्लग PLOUGHING, प्लग होता है हल चलाना, तो प्लगिंग इन द फील्ड, खेत में, इन द फील्ड, हैव द प्लाऊमैन बीइंग प्लगिंग इन द फील्ड। अब कितने माह से? 2 माह से। अब ये निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर 2 months।
इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये वाक्य जो है यहाँ पर एक वचन का मतलब संकेत हो रहा था किसान, लेकिन यहाँ पर अंतिम में आपको देखने से मालूम पड़ेगा कि ये जो है बहुवचन का द्योतक है, बहुवचन का संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि क्या कहते हैं मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य और सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या अंतर है। अब हम दोनों के अंतर को देखते हुए हम अब इसके अंतर्गत आने वाले मतलब कि जैसा कि आपने सेंटेंस को देखा है कि पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट के समक्ष उस बुक में जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करता है, मतलब निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ होते हैं, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ रहेंगे, उसमें भी किसी प्रकार से आपको घबराने की बात नहीं होती है। उसको हम बताएं हैं कि आफ्टर द सब्जेक्ट नॉट हैज़ बीन रिटेन, मतलब कि कर्ता के बाद जो है हैज़ बीन जो नॉट है वो लिखा जाता है। तो आप देखिए हम एक तीसरा वाक्य दिखा रहे हैं आपको, क्या वह 2 घंटे से नहीं नाच रही है, नहीं नाच रही है। देखिए अब इसमें ये कर्ता है, इसमें नहीं है, मतलब ये प्रश्नवाचक है प्लस नकारात्मक, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव 2 प्रकार के वाक्य आ गए हैं। जैसा कि उसमें कोई आपको झंझट नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। पहले ऑफ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लिखेंगे, सहायक क्रिया हैज या हैव को लिखेंगे, तो आप देखिए वह मतलब सी मीन्स सिंगुलर नंबर, सो ऑल ऑफ फर्स्ट यू विल राइट हैज प्लस सी प्लस हैज सी नॉट, हैज सी नॉट बीन डांस, तो ING हो जाएगा डांसिंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मतलब कि सहायक प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक दोनों वाक्य एक साथ आ गए हैं। तो मैंने जैसा कि बताया है कि आपको उसमें कुछ घबराने की बात नहीं होती है। आप हैज मतलब कि कर्ता के बाद चाहे कर्ता आई व्यू दे हो, चाहे कर्ता ही सी इट हो, किसी के साथ आप मतलब जहाँ पर कर्ता समाप्त होता है कर्ता को आप लिख करके रुकते हैं और ठीक उसी के पश्चात आप जो है नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कर्ता मतलब कि सहायक प्रश्नवाचक के साथ मुख्य प्रश्नवाचक के साथ कैसे नॉट आता है, उसको आप देखिए। अब हम इस पर जो है इन 3 एग्जाम्पल देने के बाद हम आपको मुख्य प्रश्नवाचक में नकारात्मक कैसे प्रयोग किया जाता है उसकी बात करते हैं। यहाँ लिखते हैं चपरासी सुबह से घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, क्यों नहीं बजा रहा है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ चपरासी है, यहाँ पर ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पर ना नहीं शब्द आया है। तो जिस प्रकार से आप सहायक प्रश्नवाचक में आपने देखा कि यहाँ भी कर्ता के बाद नॉट लगा है, तो मुख्य प्रश्नवाचक में भी कर्ता के बाद ही नॉट लगेगा। चाहे सहायक प्रश्नवाचक हो चाहे मुख्य प्रश्नवाचक हो, कर्ता के बाद हमेशा जो है नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि व्हाई हैज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल। अब कब से आया है, सुबह से, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सहायक प्रश्नवाचक और मुख्य प्रश्नवाचक में दोनों में जो है नॉट का प्रयोग जो है कर्ता के बाद किया जाता है। इसके पश्चात जैसा कि मैं प्रत्येक टेंस में हु का प्रयोग बताता हूं, जो कर्ता और मुख्य प्रश्नवाचक दोनों का काम करता है, तो इसका भी एक वाक्य जो है हम इस सेंटेंस के अंतर्गत इस टेंस में जो है आपको दिखा रहे हैं, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे तुम्हें 1 माह से कौन पढ़ा रहा है। जैसा कि इसके बारे में मैंने चर्चा किया है, आप जान भी लीजिए कि ये जो कौन शब्द है 2 प्रकार से काम करता है, कर्ता और मुख्य प्रश्नवाचक का। तो इस प्रकार का वाक्य अगर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। इसको मैंने ही बताया है कि इसका जब अनुवाद आप करने लगिए तो इसको हमेशा क्या मान लेंगे, आप सब्जेक्ट मान लीजिए इसमें, क्योंकि कर्ता रहता नहीं है।
इसमें जो तुम्हें शब्द आया है वो क्या है, कर्म है। तो जब आप इसको कर्ता मान लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो हम इसको कर्ता मानते हैं। चलिए हमने कर्ता मान लिया। अब जब कर्ता मानेंगे तो सहायक क्रिया दोनों एक साथ आ जाएंगी। कर्ता के साथ सहायक क्रिया दोनों एक साथ आती है, जबकि मुख्य प्रश्नवाचक के साथ दोनों सहायक क्रिया नहीं आती है, उसमें कर्ता भी रहता है। तो हु हैज़ बीन, देखिए हु हैज़ बीन टीचिंग यू। अब देखिए यहाँ पर अगर यदि कर्ता होता तो इसके बीच में कर्ता लगता, उसके अकॉर्डिंग हैज और हैव को सर्टेन करना पड़ता आपको, तब आप लिखते। तो यहाँ पर हु हैज़ बीन टीचिंग यू फॉर 1 मंथ। आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हु को जो है एक कर्ता के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और हु को आप कर्ता के रूप में जब प्रयोग करते हैं तभी आपका वाक्य हल हो पाएगा। यदि हम इसको कर्ता न मान करके मुख्य प्रश्नवाचक मानेंगे तो एक सहायक क्रिया लिखेंगे हैज या हैव लिखे, इसके बाद कर्ता ले आएंगे। जब कर्ता इसमें है ही नहीं तो इसको वाक्य तो आप हल नहीं कर पाएंगे। तो आप ये मान लीजिए, माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड नो अबाउट द यूज ऑफ हु। इट ऑलवेज वर्क्स एज सब्जेक्ट एज मेन इंट्रोगेटिव वर्ड। मतलब कि हु ऑलवेज वर्क as main interrogative word as the subject. So if you are using who in the sentence, if you are solving the sentence, so you should regard who as a subject in the sentence। आपको कर्ता के रूप में इसको मानना पड़ेगा। जब आप कर्ता मानेंगे तभी आप इस वाक्य को हल कर पाएंगे, अन्यथा आप जो है हु वाले वाक्य को यदि आप कर्ता मानकर मुख्य प्रश्नवाचक मान करके आप अनुवाद करेंगे तो ये वाक्य हमेशा और हमेशा गलत हो जाएगा। तो इसलिए आज मैं जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो रहस्य थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो एक्सेप्शंस हैं, जो अपवाद हैं, और उसका जो सेंस ऑफ आर का जो प्रयोग है उसको मैंने आपको समक्ष जो है प्रस्तुत किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।